सबसे पहली बात तो ये कि डिप्रेशन होता क्या है। आई थिंक बाय दिस स्टेज आपको एक आइडिया हो चुका होगा, क्योंकि हम बाइपोलर डिप्रेशन पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा एक आउटलाइन कि डिप्रेशन इज़ अ मेंटल स्टेट जिसमें ये चीज़ें होती हैं। लो मूड रहना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन कामों में जिसमें आपको पहले प्लेज़र फ़ील होता था, आप एन्जॉय करते थे, अब आपको ना प्लेज़र फ़ील होता है, ना आप इंटरेस्ट ले पाते हैं, एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं और पेसिमिस्टिक थॉट्स यानी मायूसी की सोचें जो हैं वो इंसान के ज़हन में घर कर लेती हैं। ये है डिप्रेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन, क्योंकि दोनों बहुत रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है, ये इम्पॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएट करना। इसका जो साइंटिफिक इसका जो साइंटिफिक आंसर है वो ये है कि अ, जो डिप्रेशन है वो है रिएक्शन टू अ लॉस इवेंट, यानी ऐसी चीज़ जिसमें आपका कोई नुकसान हुआ हो, उसको हम उसके अगेंस्ट जो बॉडी का रिएक्टिव इमोशन है वो डिप्रेशन कहलाता है। और एंजाइटी क्या है? एंजाइटी इज अ रिएक्टिव इमोशन टू अ परसीव्ड डेंजर। आप किसी खतरे में हैं, उस वक्त आपकी बॉडी जैसे फील करती है, जो जो उसमें सेंसेशंस पैदा होती हैं, फीलिंग्स और थॉट्स पैदा होती हैं, उनको हम एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी और फियर में बेसिकली फर्क ये होता है कि फियर इररेलेवेंट, फियर होता है रेलेवेंट, जो उसका रिस्पॉन्स है डेंजर का, और एंजाइटी होता है कि डेंजर रेलेवेंट ना भी हो तब भी जो है ना वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता रहता है। अच्छा, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की है कि बेसिकली जो है डिप्रेशन, ये अ, अच्छा बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है या ये चैट बॉक्स ऊपर नजर आ रहा है? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि easiest way to conceptualize the difference between anxiety and depression ये है कि आप इमेजिन करें कि आपका फाइनल क्रॉप बहुत करीब है, आने वाला है। तो उस वक्त जो आप फील करते हैं कंडीशन उस क्रॉप के आने से पहले, वो एंजाइटी स्टेट है, जिसमें आप फील करते हैं अपने बॉडी में सेंसेशंस लाइक पैल्पिटेशन, कभी कभार बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो तो डिफिकल्टी ब्रीदिंग, फ्रीक्वेंट नीड टू गो टू वॉशरूम, और इस तरह से मुख्तलिफ और बॉडी की सेंसेशन और थॉट्स इस तरह की आती है कि कुछ बहुत बुरा ना हो जाए, मैं फेल ना हो जाऊँ, अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा। अच्छा, अब बाय द बैड लक फॉर एग्जांपल आपकी कोई सप्ती आ जाती है, तो उस वक्त जो आप फील करते हैं वो एक आपका लॉस हुआ है, तो वो जो आप फील करते हैं वो डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं। तो ये जो है बेसिकली जो है दोनों में डिफरेंस है। डिप्रेशन में सोचिए कैसे आएंगी, सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी जिंदगी में अच्छा नहीं है, कोई चीज़ भी जो है ना वो मेरे मुताबिक नहीं हुई ज़िंदगी में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली डिप्रेशन की सोच है। अच्छा, तो ये है बेसिकली
डिप्रेशन के बारे में। अच्छा, अब इसमें ये है कि डिप्रेसिव फीलिंग्स और क्लिनिकल डिप्रेशन में क्या फ़र्क है? हमने अब एक बात ये की कि जी जो बेसिकली डिप्रेसिव फीलिंग्स हैं वो नॉर्मल होती हैं। जिस तरह आपको प्रॉफ में खुदा ना खास्ता कुछ मसला हो गया और आपने फील किया, या टेस्ट कोई फेल हो गया और बाद में आपने फील किया। लेकिन होता ये है कि कुछ दिनों के अंदर, 2-3 दिनों के अंदर आम तौर पर आप जो है नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो बेसिकली लेकिन जो क्लिनिकल डिप्रेशन है इसमें डिफरेंस होता है। क्लिनिकल डिप्रेशन में भी जो नॉर्मल बायोंसी ऑफ मूड है, यानी आपका मूड नीचे गया लेकिन थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता वो वापस आ गया, ये चीज़ लॉस्ट हो जाती है। मूड कॉन्स्टेंटली लो रहना शुरू कर देता है और उदासी ज़्यादा गहरी होती है। ड्यूरेशन क्लिनिकल डिप्रेशन के लिए मिनिमम 2 हफ्ते का ड्यूरेशन चाहिए। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस ज़्यादा होती है इसमें, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि फंक्शनली इम्पेयरमेंट स्टार्ट हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी रिलेशनशिप सफ़र करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, या सोशल रिलेशनशिप्स इसलिए भी आपको नुकसान होता है कि आप आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। ऑक्यूपेशनल और एकेडमिकल लाइफ में आपको नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे इसके जो हैं वो हैं डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल डिप्रेसिव फीलिंग, जो कि नॉर्मल है, कोई भी बंदा महसूस कर सकता है, और ये वो है जो कि क्लिनिकल डिप्रेशन वो होता है, जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशन। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि डिप्रेशन और ग्रीफ में क्या फ़र्क है? क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि डिप्रेशन इज़ द रिएक्शन रिएक्टिव इमोशन टू अ लॉस। तो ग्रीफ भी रिएक्टिव इमोशन टू द लॉस है, विच मीन्स कि जो है वो जब आप कोई खुदा ना खास्ता कोई फौत हो गया या इस तरह का कोई मसला हुआ तो इंसान नॉर्मली गमज़दा हो जाता है। अब ये जो गमज़दा होना है ये बाय एंड लार्ज एक नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करें, कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल 3 भाई हैं और उनकी वालदा फौत हो जाती है। अब वो तीनों जो हैं वो आप देखेंगे उदास रह रहे हैं। कैसे बताएंगे कि ये नॉर्मल गम है और ये डिप्रेशन है? ये इम्पोर्टेंट है डिफ्रेंशिएट करना। अच्छा, सबसे पहले कि ग्रीफ में क्या क्या होगा? ग्रीफ में बेसिकली ये सिम्टम्स जो है ना आते हैं। सैडनेस होती है, लोअर एनर्जी लेवल्स होती हैं, टीयर्स होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, पुअर स्लीप, पुअर कंसंट्रेशन, इसके साथ साथ सैड मेमोरीज। अब ये सारा कुछ डिप्रेशन के साथ आपने देखा कि शेयर कर रहा है। डिप्रेशन में भी ये सारा कुछ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंस आ रही हैं। मसलन हैप्पी मेमोरीज जो कभी कभी, अब मतलब ग्रीफ में आप हैं तो कभी सैड मेमोरीज आएंगी, कभी कुछ हैप्पी मेमोरीज भी आ जाएंगी। डिप्रेशन में टोटली एब्सेंट होंगी हैप्पी मेमोरीज। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए माइल्ड फीलिंग ऑफ गिल्ट है। गिल्ट हो सकता है लेकिन माइल्ड। अब देखते हैं डिप्रेशन में क्या होता है। डिप्रेशन में वर्थलेसनेस, इंसान फील करता है कि मैं खुद बेवकूफ़ हो चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी बेवकूफ़ होके रह गई है। एग्जैजरेटेड गिल्ट, यानी बिला वजह के बहुत ज़्यादा पछतावे। फॉर एग्जांपल ये पछतावा होना कि ये जो शख्स फौत हुआ है ये मेरी वजह से फौत हुआ है, या मैंने इसकी केयर नहीं कर सका अपने पेरेंट्स की। बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड गिल्ट इसके अंदर आ जाता है। सुसाइडल थॉट्स, अपने आप को नुकसान पहुँचाने के ख्याल, लो सेल्फ एस्टीम, अपने आप को दूसरों से कमतर समझना शुरू कर देना। पावरलेसनेस, यानी अपनी फील करना कि मेरे पास कुछ नहीं रहा। हेल्पलेसनेस, एजिटेशन,
लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेयरेबल एक्टिविटी और एग्जैजरेटेड फटीग। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपने अगर नोट करें, ये डिप्रेशन में होती हैं, ग्रीफ में नहीं होती। यानी अगर वो 3 भाई हैं, उनमें से बाकी 2 भाई तो वो जो पहले सिम्टम्स थे वो सारे उनमें थे, लेकिन एक भाई ऐसा है जिसको ये सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं। यानी वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करता है। वो जो जो काम पहले करता था, अब उसने सारे वो कुछ करने छोड़ दिए हैं। सुसाइडल थॉट्स उसको आ रही हैं, हर वक्त पछतावे और ज़िंदगी को ख़त्म करने के ख्यालात आ रहे हैं। तो अब वो बंदा, वो भाई जो है, उसको नॉर्मल ग्रीफ नहीं है, उसको डिप्रेशन है। ये डिफरेंशिएट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वालदा तो तीनों की फौत हुई है, लेकिन 2 में वो नॉर्मल ग्रीफ की सूरत में प्रेजेंट किया और एक बच्चे में वो डिप्रेशन की शक्ल। तो ये दोनों में डिफरेंशिएट करना क्लिनिकली अक्सर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, अब एक क्लिनिकल क्वेश्चन कि आप अपने क्लिनिक में बैठे हैं, आप कैसे कहेंगे कि यार ये बंदा डिप्रेस्ड है क्लिनिकली या नहीं? क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन है। अभी आप जब हाउस जॉब करेंगे, आपके पास ओपीडी में मे बी 25 to 30% लोग ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये शक होगा कि शायद ये डिप्रेशन का शिकार है। अब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे तो आप कह सकेंगे कि इसको डिप्रेशन है? ये जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ये ICD-10 का क्राइटेरिया है। बेसिकली इसके अंदर 2 तरह के सिम्टम्स होते हैं ICD-10 के अंदर, कोर सिम्टम्स और बी कैटेगरी सिम्टम्स। कोर सिम्टम्स जो हैं वो 3 हैं। इसमें आप देख रहे हैं डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट, रिड्यूस्ड एनर्जी एंड एक्टिविटी। ये इन तीनों में से कम 2 होना ज़रूरी है। अगर इन 3 में से 2 नहीं है, सिर्फ 1 है या 1 नहीं है, मतलब अगर 2 से कम है, इसका मतलब है कि उस बंदे को डिप्रेशन नहीं है। अब इसकी अहमियत क्या है? देखिए, आप बंदा आया, आपको पता है कि मैं सबसे पहले कोर सिम्टम्स के बारे में पूछूं। आपने पूछा कि मिजाज कैसा रहता है, क्या उदासी की कैफियत रहती है। उसने भी उसने कहा कि चले कभी कभार उदासी हो जाती है। आपने उससे पूछा कि आप जो जिंदगी में पहले जो काम करते थे, जो आपको अच्छे लगते थे करना, क्या अभी भी दिल करता है करने का? वो कहता है कि हाँ, मेरा दिल करता है, अभी भी मैं वो सारे काम कर लेता हूँ। अच्छा, आप जो पहले अपने जिस्म में तवानाई महसूस करते थे, क्या अब भी वैसी तवानाई महसूस होती है? क्या आप महसूस करते हैं कि आपका एनर्जी लेवल, आपकी तवानाई जो है वो कम पड़ गई है? वो कहता है कि नहीं जी, मेरी तो माशाल्लाह ठीक है, जिस्मानी ताकत और तवानाई बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका एक सिम्टम ठीक है, उसने लोअर मूड का थोड़ा सा पॉजिटिव कहा था, लेकिन बाकी दोनों सिम्टम्स नेगेटिव हैं। तो सिम्टम्स हमें 2 कम से कम रिक्वायर्ड थे, विच मीन्स कि इस बंदे को क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है। आप मजीद अगर प्रूव नहीं भी करें तो इट्स ओके। तो ये 3 अगर आप सीख लेंगे तो आप जो डिप्रेशन की इनिशियल डायग्नोसिस है एटलीस्ट वहाँ तक आप जो है ना पहुँच जाते हैं। अच्छा, अगर उसको 2 सिम्टम्स हैं, स्टिल ही इज नॉट डिप्रेस्ड, अगर उसको बी कैटेगरी के भी कम से कम 2 सिम्टम्स ना हो। बी कैटेगरी में आते हैं रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, रिड्यूस्ड सेल्फ एस्टीम, अपने आप को दूसरों से कमतर समझना, आइडियाज ऑफ गिल्ट एंड वर्थलेसनेस, पेसिमिस्टिक थॉट्स, सुइसाइडल थॉट्स और एपिटाइट और स्लीप में डिस्टर्बेंस आना। अच्छा, उसके बावजूद ये सारा कुछ है, उसके बावजूद वो डिप्रेस्ड नहीं है अगर ड्यूरेशन 2 हफ्ते से कम है। सो अगर ड्यूरेशन 2 हफ्ते से कम है तो हम उसको डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं कह सकते। इसके अलावा सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो, यानी वो फील करता हो कि ये उसके लिए काफ़ी ज़हनी परेशानी का बायस है, या फिर फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो, यानी ज़िंदगी में पहले वो जो काम कर सकता था अब वो ना कर पा रहा हो। इन दोनों में से कोई एक, आमतौर पर वैसे ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है जब पेशेंट कोर सिम्टम्स और वो बी कैटेगरी के सिम्टम्स मान रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ है वो हो जाती है। ड्यूरेशन अलबत्ता हम ज़रूर देखते हैं कि 2 हफ्ते से कम ड्यूरेशन को हम क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं कहते। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, डिप्रेशन आपने डायग्नोज कर लिया, पेशेंट को कोर सिम्टम्स भी थे, बी कैटेगरी में भी 2 से ज़्यादा सिम्टम्स थे, ड्यूरेशन भी हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसका जो मेजर डिप्रेशन है वो कितनी सिवियरिटी का है? क्योंकि मेजर डिप्रेशन के अपने अंदर भी कैटेगरीज हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर।
इसका फैसला कैसे होता है कि वो कितना सीवियर है? कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो अगर हो तो हम कहते हैं कि ये डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादा सीवियर है। सबसे पहले अगर उसके सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं, मतलब वो कहता है कि शदीद तरीन उदासी, शदीद तरीन मायूसी, किसी काम में बिल्कुल दिल ना लगना, बिल्कुल घर में अकेला जाना, तो ये आपको क्लू देता है कि ये सीवियर डिप्रेशन है। दूसरी चीज सुसाइडल आइडिएशन। सुसाइडल आइडिएशन खासतौर पर एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन जिसमें इंसान अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचता है, ये इंडिकेटर है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के सीवियर होने का। साइकोटिक फीचर्स। साइकोटिक फीचर्स क्या होते हैं? साइकोसिस को एक लेमैन टर्म में जो कि हम साइकाइट्री में डिस्करेज करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए साइकोसिस कहते हैं पागलपन, यानी ऐसी अलामात जैसे हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाए बंदे को, गैबी आवाज़ें आना, या फॉर एग्जांपल उसको ऐसी चीज़ों के बारे में यकीन करने लग जाए जिसमें कोई हकीकत ना हो। मिसाल के तौर पर वो कहना शुरू कर दे कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये साइकोटिक फीचर्स हैं। अगर ये डिप्रेशन के साथ आ रही हैं तो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली सीवियर है, आप उसको सीवियर कहो। बायोलॉजिकल सिम्टम्स। अच्छा, ये बायोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हैं? बेसिकली जब डिप्रेशन डिफाइन किया गया तो उन्होंने ये देखा कि डिप्रेशन के एक तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जैसे पेसिमिस्टिक थॉट्स वगैरह वगैरह, एक है बायोलॉजिकल सिम्टम्स जो कि जिसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी की बायोलॉजी है उसके ऊपर जो डिप्रेशन के असरात मुरतब होते हैं उनको बायोलॉजिकल सिम्टम्स कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? डिक्रीज्ड स्लीप, ठीक है, डिक्रीज्ड एपेटाइट, menstrual abnormalities in females, constipation, weight loss। अब ये सारे बायोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। अच्छा, डिप्रेशन में अगरचे ये जरूरी नहीं है कि स्लीप डिक्रीज हो, लेकिन बायोलॉजिकल सिम्टम्स में ये जरूरी है कि डिक्रीज स्लीप। अगर स्लीप बढ़ी हुई है, एपेटाइट बढ़ी हुई है, तो वो बायोलॉजिकल सिम्टम नहीं है। ये बात समझने के लिए ये जो सिम्टम्स लिखे हैं अगर ये इसी तरह से पाए जाएंगे तो हम कहेंगे कि बायोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से 3-4 सिम्टम्स पाए जाते हैं तो हम कह देंगे कि हाँ बायोलॉजिकल सिम्टम्स इसमें है, विच मीन्स कि डिप्रेशन इज सीवियर। इसके अलावा बायोलॉजिकल सिम्टम्स के अलावा एक दो और इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको पता चलता है, वो ये है कि अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग, यानी वो बंदा सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हो, अपने मामूल से कम से कम 2 घंटे पहले उठ के उसको दोबारा नींद भी ना आती हो और वो फ्रेश फील भी ना करता हो, ये है अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग। और एक और चीज़ है डायर्नल वेरिएशन ऑफ मूड। आमतौर पर मेलनकोलिक डिप्रेशन के अंदर आप उससे पूछेंगे ना कि ज़्यादा उदासी किस टाइम पर होती है, तो मेलनकोलिक डिप्रेशन के अंदर सुबह के वक्त उदासी ज़्यादा होती है। ये फीचर्स अगर हैं तो इसका मतलब है कि डिप्रेशन ज़्यादा सीवियर है। अच्छा, एपिडेमोलॉजी के अंदर 10 to 20% ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन को डिप्रेशन हो सकता है। फीमेल्स आर ट्वाइस एट रिस्क देन मेल्स। इसकी एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, लेकिन इसमें ये है कि कुछ सोशल रीजंस भी हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ हैं दुनिया में, और दूसरी बात ये कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो प्रीडिस्पोज करते हैं फीमेल्स को टुवर्ड्स डिप्रेशन, तो ये भी इसकी एक खास हो सकती है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स आर मच हायर रिस्क। जिस तरह बाइपोलर में था इसी तरह से डिप्रेशन में इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेसिव इलनेस तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं डिप्रेशन के होने के। तो ये इसके अंदर है। अच्छा, अब इटियोलॉजी। अच्छा, अगर यहाँ तक किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो वो बेशक जो है वो पूछ ले बच्चा, कोई कुछ भी पूछना हो, लेकिन मैं आगे चलता हूँ फिर इंशाल्लाह मैं आपके सवाल में जवाब देता जाऊँगा। इटियोलॉजी का मतलब है कि क्यों होता है डिप्रेशन। इटियोलॉजी के अंदर बेसिकली जो मॉडल हम फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं बीपीएस मॉडल, बायोसाइकोसोशल मॉडल, थर्ड ईयर वाला। इसमें जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जेनेटिक जेनेटिक कंपोनेंट हमें कैसे पता चला? बिकॉज इट रन्स इन फैमिलीज। और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स मच हायर रिस्क है डिप्रेशन होने का। एबनॉर्मल इमोशनल प्रोसेसिंग इन ब्रेन। अच्छा, ये कैसे पता चलता है? आजकल ऐसी हमारे पास रिसर्च टूल्स हैं जिनसे हम ये डिटरमिन कर
इमोशंस को प्रोसेस किस हद तक कर रहा है और किन किन एरियाज में कर रहा है, और ये पॉसिबल है बाय फंक्शनल एमआरआई। तो फंक्शनल एमआरआई जब करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि डिप्रेस्ड पेशेंट्स के अंदर एबनॉर्मल लेवल पे इमोशनल प्रोसेसिंग हो रही होती है, यानी वो एरियाज जो कि नेगेटिव इमोशंस को परसीव करते हैं लाइक एमिगडाला या नेगेटिव मेमोरीज को लाइक हिप्पोकैम्पस, वहाँ पर कुछ एरियाज में ओवर एक्टिविटी हो रही होती है, और कुछ एरियाज में जो ब्रेन के हैं जो कि लॉजिकल थॉट्स को प्रोसेस करते हैं उनमें कुछ अंडर एक्टिविटी हो रही होती है। तो ये इमोशनल प्रोसेसिंग की एबनॉर्मैलिटी है जो कि फंक्शनल एमआरआई में देखते हैं। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट टियोलॉजी है बायोलॉजिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स की, और इसमें 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन। तो ये तीनों जो है ये इम्प्लिकेटेड हैं डिप्रेशन के अंदर। आमतौर पर ये कहा जाता है कि इनकी कमी की वजह से डिप्रेशन होता है। एंडोक्राइन फैक्टर्स, इनकी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये देखा गया है कि कुछ डिजीजेस में बहुत हाई होता है डिप्रेशन का रेट, जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, जो अदर रीजंस उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, हार्मोन लेवल सिर्फ कर सकते हैं। उसमें कार्टिसोल लेवल कुशिंग्स में, TSH, T3, T4 हाइपोथायराइडिज्म में, फीमेल सेक्स हार्मोन्स का जो रोल है, क्योंकि पेरीपार्टम के अंदर जो पीरियड होता है डिलीवरी से फौरन बाद और कुछ देर उससे पहले डिलीवरी से, इसको पेरीपार्टम पीरियड कहते हैं। इसमें डिप्रेशन का इंसिडेंस नॉर्मल जो इंसिडेंस है उससे बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए इसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन या पेरीपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो इसमें ये परसीव किया जाता है कि मोस्ट लाइकली फीमेल सेक्स हार्मोन्स का रोल है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अच्छा ये इम्पॉर्टेंट है और ये शायद आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एटियोलॉजी में कौन कौन से हैं डिप्रेशन के? ये कंसेप्ट जो है ये बेसिकली आर्वन बेक ने दिया था, जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के पायनियर्स में से हैं। और ये कंसेप्ट ये है कि डिप्रेशन के अंदर जो हमारी सोचों के तरीके हैं वो गलत होते हैं, यानी उन्होंने ये परसीव किया कि कुछ सोचने के गलत अंदाज हैं जिनकी वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है। तो ये चीज़ जो है वो इसमें आ गई है। अच्छा, इसमें 2 तरह की सोचने के गलत अंदाज जो हैं वो उन्होंने बताए। एक, जिसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। अब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होता है कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ये है कि डिस्टॉर्शन कहते हैं किसी चीज़ को इस तरह से मतलब प्रेजेंट होना कि वो असल में उस तरह की ना हो, डिस्टॉर्टेड इमेज जिस तरह होता है। कॉग्निटिव का मतलब है सोचें, यानी आप की जो सोचें हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी परसीव कर रही हैं, हालांकि सिचुएशन उतनी मनफी नहीं है जितनी आप उसको समझ रहे हैं। इसकी एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो कि बहुत मेहनती स्टूडेंट है, उसने उसका मेडिसिन का पेपर आया और उसने क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी जो है वो उसको अटेम्प्ट करना याद नहीं रहा, भूल गया। अब वो ये सोच रहा है कि क्योंकि मेरा पार्ट सी नहीं हुआ, अब मुझे फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। ये ऑटोमेटिक थॉट उसके दिमाग में आई। अब ये थॉट जो है ये रियलिस्टिक नहीं है कि उसने अगर बाकी पेपर अच्छा किया है तो इस बात का चांस ना होने के बराबर है कि उसमें फेल होगा, लेकिन ये इमोशनल थॉट है जो कि उसके ब्रेन ने एक्सपीरियंस है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल, आप अपनी क्लास के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन एक दिन जो है वो टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बाकी लोगों से क्वेश्चंस पूछे और उनको प्रेस किया। आपके दिल में ये आया कि यकीनन जो टीचर हैं वो मेरे से खफा हैं, इसलिए वो मेरे बारे में नहीं सोच रहे। हालांकि इन रियलिटी हो सकता है कि उसकी बहुत सारी और रीजंस हों कि वो उस दिन आपको क्यों तवज्जो नहीं दे पाए, या अपने हो सकता है कुछ ऐसे अपनी थॉट्स में वो उलझे हों, लेकिन आप उसको पर्सनलाइज कर रहे हैं, आप बिना वजह एक चीज़ अपने ऊपर ले रहे हैं। तो ये है कॉग्निटिव
कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, और ये मुख्तलिफ तरह की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जो कि डिप्रेशन में डिस्क्राइब की जाती हैं। मोर देन 13-14 टाइप्स हैं। तो बेसिकली ये हैं। अच्छा, डिस्टॉर्शंस, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, ये बेसिकली ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं जो आपके दिमाग में एकदम से आती हैं। देखा ये क्या कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में ये थॉट्स तो आती हैं, लेकिन जब डिप्रेशन ठीक होता है तो ये थॉट्स भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। तो उस पर फिर लोगों ने कहा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये थॉट्स की वजह से डिप्रेशन नहीं था, बल्कि डिप्रेशन की वजह से ये थॉट्स थी। तो इसके ऊपर जो आरोन बेक की जो उनका था फिलॉसफी थी, वो ये थी, उन्होंने मैल एडाप्टिव स्कीमास डिफाइन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? डिस्टॉर्शंस तो है ऑटोमेटिक थॉट्स, लेकिन मैल एडाप्टिव स्कीमास हैं लॉन्ग हेल्ड बिलीव्स, यानी ऐसी चीज़ें जो इंसान इरेशनल बिलीव्स, जिस पे इंसान बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक फीमेल है, उसकी शादी हुई है और उसका ये बिलीव है कि जब तक ससुराल में हर बंदा मेरी तारीफ नहीं करेगा, मेरे से खुश नहीं होगा, आई एम अ फेलियर। अगर ये सोच के वो जा रही है वहाँ पे, तो यकीनन जो है वो अगर कुछ भी ऐसा होता है, सास उसको कुछ कह देती है या कोई और कुछ घर में कोई बात कर देता है, तो वो एकदम से जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो मैल अडॉप्टिव बिलीव्स हैं, जिन्हें आप स्कीमास कहते हैं, ये नॉर्मल हालत में भी उन लोगों में होते हैं जो डिप्रेशन के लिए प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, और उन लोगों में जब कोई स्ट्रेसर आता है तो वो स्कीमास जो हैं वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पैदा करना शुरू कर देते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट था इसका। ये कंसेप्ट अगर समझ आया है तो यस लिख देना, ताकि मुझे आइडिया हो कि ये डिफिकल्ट थोड़ा सा कंसेप्ट है समझने के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके अलावा बेसिकली और चीज़ों के अंदर अच्छा, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में ये इम्पोर्टेंट है कि जो है वो बेसिकली साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है कि सबसे पहले ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आए और स्कीमास आए। इनसे क्या होता है कि जब ये नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिलीफ चल रहे हैं तो बंदे का बिहेवियर ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। मिसाल के तौर पर, आपके दोस्त ने आपकी कॉल रिसीव नहीं की, अब उसकी हज़ार वजूहत हो सकती हैं, फ़ोन साइलेंट हो वगैरह वगैरह, लेकिन आपको ख्याल आया कि डिस्टॉर्शन आई कि इसका मतलब है कि इसने मेरे साथ दोस्ती खत्म कर ली है, ये मेरे से मेल जोल नहीं रखना चाहता। नेगेटिव बिहेवियर क्या पैदा हुआ? आपने अपने सब दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया, आप आइसोलेट हो गए, अपने अपने आप को अवॉइड करना शुरू कर दिया, दोस्तों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब उससे क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है कि अगर आप लोगों से कम मिलेंगे तो लोग भी आपसे मिलना कम हो जाएंगे, तो उसका कंसिक्वेंस क्या हुआ कि लोगों का मेल जोल और आपसे कम हो गया, विद द इम्प्लीकेशन कि मजीद आपकी नेगेटिव थिंकिंग जो है वो पैदा हो गई कि लोग अब मुझसे बिल्कुल मिलना नहीं चाहते। ये एक विशियस सर्कल है, और ये जो विशियस सर्कल है ये बेसिकली इसके अंदर चलता है। तो ये है बेसिकली इसके अंदर। और ये जो है, अच्छा इसके अलावा अ, इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर और हैं, रोल ऑफ पर्सनैलिटी। अक्सर जो लोग सेंसिटिव नेचर के होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन। एडवर्स लाइफ इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ये बात थोड़ी सी शायद हैरान कन हो, एक बंदा जिसको बचपन में एडवर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ा,
जैसे सेक्सुअल अब्यूज या फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, या फिर पेरेंट्स की डेथ हो जाना, सेपरेशन हो जाना चाइल्डहुड में, तो वो अडल्टहुड में क्यों प्रेजेंट करता है डिप्रेशन। देखा ये गया है कि ये जो एडवर्स चाइल्डहुड इवेंट्स हैं, ये आपके स्ट्रेस कोपिंग सिस्टम को, जो कि HPA एक्सिस के तहत काम करता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म असरात डालता है। और ये जो लॉन्ग टर्म असरात हैं, उनकी वजह से जब भी जिंदगी में दोबारा कभी स्ट्रेस आता है, तो आपका रेस्पॉन्स एबनॉर्मल होता है आपके स्ट्रेस कोपिंग सिस्टम का। तो जो आपकी एडवर्सिटीज बचपन में गुजर चुकी हैं, वो पूरी जिंदगी आपको हॉन्ट कर सकती है। लॉसेस, इंटरपर्सनल लॉसेस, सोशल, फाइनेंशियल, मुख्तलिफ तरह के लॉसेस प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। फिजिकल इलनेसेस, ये भी इम्पोर्टेंट है। अक्सर फिजिकल इलनेसेस प्रेसिपिटेट कर सकती हैं डिप्रेशन, लाइक फॉर एग्जांपल डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर। ये इलनेसेस बजाते खुद भी डिप्रेशन को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। ऑनगोइंग स्ट्रेसर्स जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई मैरिटल प्रॉब्लम है, ये सारे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन है डिफरेंशियल डायग्नोसिस का। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। पहली बात, मेडिकल इलनेसेस सोचें। जरूरी नहीं है कि जो बंदा डिप्रेशन के साथ आया है उसको साइकाइट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है उसको कोई थायराइड का प्रॉब्लम, और ये बड़ा कॉमन होता है। थायराइड का प्रॉब्लम जो है ना, वो एक कॉमन जो है ना वो मेडिकल डायग्नोसिस है जो हमें एक्सक्लूड करनी पड़ती है। और इसके लिए अगरचे जो क्लूज हैं वो क्या क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसको बगैर किसी स्ट्रेसर के जो है वो डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, या उसको इनटॉलरेंस टुवर्ड्स जो है वो कोल्ड हो रही है, उसका वेट गेन हो रहा है जबकि उसकी एपिटाइट कम हो गई है। तो ये वो फीचर्स हैं जो हमें हाइपोथायराइडिज्म की तरफ इशारा करें। इसी तरह से सब्सटेंस यूज, अल्कोहल और स्टिमुलेंट्स वगैरह, स्टिमुलेंट्स में जैसे एम्फेटामिन, आइस, ये चीज़ें आती हैं। इनके जो एक्यूट इस्तेमाल है उससे तो मेनिया लाइक सिम्टम्स आते हैं, लेकिन जब उनका विड्रॉल आता है तो फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से बाकी साइकाइट्रिक इलनेसेस, डिस्थाइमिया क्या है? डिस्थाइमिया लो ग्रेड डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं जो कम से कम 2 साल तक रहते हैं, इनको डिस्थाइमिया कहते हैं। ये लेस इंटेंसिटी के होते हैं और मेजर डिप्रेशन के जो फुल क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो। अगर उसको फुलफिल कर रहे हो तो फिर डायग्नोसिस हमारी डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाएगा, चाहे ड्यूरेशन जो भी। एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर, आपको पता है कि अगर इसकी आपको मेनिया की एपिसोड आई है या हाइपोमेनिया की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम उसको बाइपोलर कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क आ जाता है दोनों ट्रीटमेंट में। वो हम आगे बात करेंगे। बाइपोलर में भी इसकी थोड़ी सी हमने बात की। पर्सनैलिटी प्रॉब्लम लाइक बॉर्डर लाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, जिसको हम इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी भी कहते हैं, ये जो बहुत कॉमनली जो है वो फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स का शिकार होते हैं। सुबह बहुत खुश थे, अचानक से कोई छोटी सी बात हो गई और अब वो शदीद डिप्रेशन का शिकार है। बस उनको थॉट्स आ रही हैं, बिल्कुल सारी डिप्रेशन है। देखिए, जब आप प्रोब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक पैटर्न है मूड स्विंग्स का। ये ऐसा नहीं है कि ये बंदा कॉन्टिन्यूसली जो है वो सैड रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बल्कि ये होता है कि कुछ घंटे वो बहुत ज़्यादा खुश है, कुछ घंटे या कुछ दिन जो है बहुत ज़्यादा सैड गुजरते हैं उसको। तो ये आपको शो करता है कि ये प्रॉब्लम डिप्रेशन का नहीं है, बल्कि ये पर्सनैलिटी का और इमोशनल इंस्टेबिलिटी का एक। अब ट्रीटमेंट में सबसे पहले डिप्रेशन के अंदर ये याद रखें कि डिप्रेशन में जो पेशेंट आमतौर पर डेथ होती है पेशेंट की, वो होती है बाय सुसाइड। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि हम ये देखें कि क्या इसको सुसाइड का रिस्क है। अगर रिस्क है तो सबसे पहले उसको हम हॉस्पिटलाइज करेंगे इन अ साइकाइट्रिक फैसिलिटी, ताकि उसकी जो उसको अपने आप को हार्म पहुँचाने से रोका जा सके। जहाँ पर एक फिनोमेना आपको बताना जब मर्सी किलिंग का, कुछ मदर्स में आपने शायद अखबारात में पढ़ा हो कि उन्होंने अपने बच्चों को मार के खुदकुशी कर ली। कुछ
कुछ डिप्रेस्ड लोगों में ये थॉट आती है कि ये दुनिया बहुत क्रूअल है और यहाँ मेरे बच्चे अगर सरवाइव करेंगे तो उनको ये सारी क्रूएल्टी और डिप्रेशन और ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वो अपनी तरफ से अपने बच्चों की भलाई कर रही होती हैं, उनको मार के। इसे मर्सी किलिंग कहते हैं। यानी डिप्रेशन में इंसान इस हद तक नेगेटिव सोचने लगता है कि वो ये सोचता है कि अगर मेरे बच्चे सर्वाइव कर गए तो इनके साथ बहुत बुरा होगा, तो इससे बेहतर है कि मैं इनकी जान ले लूँ। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि डिप्रेशन में सेल्फ हार्म का तो हम पूछेंगे ही सही, लेकिन साथ साथ ये भी डिटरमिन करेंगे कि क्या उसका किसी और को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा तो नहीं है। अच्छा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर याद रखें कि फर्स्ट लाइन SSRIs है। SSRIs सेरोटोनिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, क्योंकि दे आर प्रीटी मच सेफ और वेरी इफेक्टिव और हम आमतौर पर इनके यूज़ करते हैं। अगर आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं तो मोस्ट लाइकली जो मेडिकेशन आप यूज़ कर रहे होंगे वो SSRIs होंगे अपने पेशेंट्स के लिए। सेकेंड लाइन में TCAs, MAO इनहिबिटर्स ये आते हैं। रोल इन सबका वही है कि ये मोनोअमीन्स जो होते हैं, नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, इनका लेवल जो है वो बढ़ा रहे होते हैं ब्रेन सिनेप्सेस के अंदर। ECT थर्ड लाइन है, यानी जब कोई चीज़ असर न कर रही हो फिर हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का सहारा लेते हैं। लेकिन एक बात यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ स्टेट्स डिप्रेशन की ऐसी हैं जहाँ ECT फर्स्ट लाइन है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है सुसाइडल डिप्रेशन। जिस डिप्रेशन में हमें ये पता हो कि ये पेशेंट अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हमने कुछ ना किया तो ये पेशेंट अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा जल्द या बदे। उसमें हम ECT एज अ फर्स्ट लाइन यूज करते हैं क्योंकि ECT का रिस्पॉन्स सबसे जल्दी आता है। एंटी डिप्रेसेंट्स 2 हफ्ते लेते हैं, जबकि ECT का रिस्पॉन्स चंद दिन में आना शुरू हो जाता है। तो हम ECT जो है उस कंडीशन में फर्स्ट लाइन के तौर पर करते हैं। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, अगर पहली एपिसोड है तो 6 to 9 months आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स। अगर फ्रीक्वेंट एपिसोड्स हैं तो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ये कम से कम 5 साल तक जारी रहती है। साइकोसोशल ट्रीटमेंट्स के अंदर एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज सिर्फ माइल्ड डिप्रेशन के लिए इफेक्टिव है, मॉडरेट टू सीवियर के लिए नहीं। बिहेवियरल एक्टिवेशन ये है कि प्रीवियसली जो प्लेयरेबल एक्टिविटीज थी पेशेंट की, आहिस्ता आहिस्ता उस पर उनको वापस लाया जाता है। शुरू में ये एक्टिविटी उसके लिए प्लेयरेबल नहीं होती, एफर्ट लगा के करता है। आहिस्ता आहिस्ता इन एक्टिविटीज में दोबारा से उसको प्लेयर आना शुरू हो जाता है। ये सिंपल है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है ये थेरेपी। और लेकिन इसमें असूल ये है कि हम बहुत थोड़े से शुरू करते हैं। अगर आप उसको शुरू से कहेंगे ना कि सारा कुछ वो शुरू कर दें, उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। वो प्लेयरेबल एक्टिविटीज उसको पहले बहुत अच्छी लगती थी, अब उसको लगेगा जैसे वो एक मुश्किल पहाड़ी चढ़ रहा है, इतनी मुश्किल होगी उसके लिए। लेकिन अगर वो नहीं करता रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो पुराना लेवल वापस आना शुरू हो जाता है। इसको बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं, यानी पॉजिटिव बिहेवियर करके आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव साइड पर लेके आ सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें थॉट्स और बिहेवियर दोनों के लेवल पे काम होता है। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है साइकोलॉजिकल थेरेपीज के अंदर CBT। साइको एजुकेशन, ये सबसे पहले आना चाहिए था। साइको एजुकेशन आपने पेशेंट और उसकी फैमिली को डिप्रेशन के बारे में आगाह करना है कि डिप्रेशन क्या होता है। ये क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। फॉर एग्जांपल फैमिली की मिसकंसेप्शन होती है कि ये बिला वजह सारा कुछ कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, फिर भी ये ना किसी से मिलता है ना कोई काम करता है, और कभी वो ये नहीं समझते कि ये ड्रामेबाजी कर रहा है। तो फैमिली की एजुकेशन बहुत जरूरी है। पेशेंट की एजुकेशन इसलिए जरूरी है कि डिप्रेशन में एक ऑलरेडी वो नेगेटिव सोच रहा होता है, उसको ख्याल होता है कि मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। उसको हम एजुकेट करते हैं कि इस बीमारी का अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है और उसका इलाज है, ताकि उसको ये आगाही हो, उसको भी और फैमिली को भी कि ये क्या है। इसके अलावा साइको एजुकेट करते हैं नीड ऑफ कंप्लायंस, ट्रीटमेंट के साथ कंप्लायंस करते हैं। अच्छा, कोर्स एंड प्रोग्नोसिस में ये है कि एपिसोडिक नेचर है इलनेस का। 70% लोगों से ज़्यादा 70% से ज़्यादा पेशेंट्स को रिलैप्स सेकेंड एपिसोड आ सकती है। आमतौर पर 6 months ड्यूरेशन है एक यूजुअल एपिसोड्स का, लेकिन ये इससे लंबी भी हो सकती है। अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो प्रोग्नोसिस अच्छी है, लेकिन
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका टेक होम लेसन भी होना चाहिए। ये रिसर्च की गई है कि जो सुसाइड्स होती हैं उनमें से 90% सुसाइड्स में क्लिनिकल डिप्रेशन होता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? आमतौर पर आपने अखबार में पढ़ा होगा जी कि तालिब इल्म ने इम्तिहान में फेल होने के बाद दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर, या किसी ने फाइनेंशियल हालात से मजबूर होकर खुदकुशी कर। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली उसका एनालिसिस करें तो ये आपको ज़्यादातर सुसाइड्स में ये मिलता है कि एक क्लिनिकल डिप्रेशन एपिसोड से कुछ दिन पहले से स्टार्ट हुआ और वो रहा। इम्प्लीकेशन इसकी क्या है कि अगर आप लोग ये अवेयरनेस पैदा कर सकें कि ये जो क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं नॉर्मल आम लोगों में, तो वो जल्दी पिक कर सकते हैं कि ये मेरा को वर्कर जो है ये आज डिप्रेस्ड लग रहा है। तो अगर ये चीज़ें हो जाएं तो हम बहुत सारी सुसाइड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये आखिरी स्लाइड है। अब मैं ओपन हूँ, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो इसके बारे में या और चीज़ के बारे में, अगर कोई जाग रहा है तो जरूर पूछे। अच्छा, आमना ने पूछा है कि डिप्रेशन बाइपोलर डिसऑर्डर का डिप्रेशन और यूनिपोलर डिसऑर्डर का डिप्रेशन दोनों में क्या फर्क है? सिम्टम्स के अंदर फर्क नहीं होता, सिम्टम्स मोर और लेस सिमिलर होते हैं। थोड़े से डिफरेंस है भी सही सिम्टम्स में, लेकिन वो आप लोगों के लेवल पे इतना रेलेवेंट नहीं है। जो रेलेवेंट चीज़ है वो ये कि दोनों डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट पैराडॉक्सिकली मतलब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। बाइपोलर डिप्रेशन में हम अनअपोज्ड एंटी डिप्रेसेंट्स कभी भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि उस बंदे को मेनिया होने का चांस होता है। तो अगर आपको पता चल गया कि हाँ ये बंदा डिप्रेस्ड है लेकिन कभी जिंदगी में इसको मेनिया भी हुआ था, तो आप उसको कभी भी अनअपोज्ड एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं देंगे। आपने अगर एंटी डिप्रेसेंट्स देने भी हैं तो पहले आप मूड स्टेबलाइजर ऐड करेंगे मेनिया को रोकने के लिए, फिर आप उसको एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे। जबकि यूनिपोलर डिप्रेशन में हम सिंपली एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आमतौर पर अगर आपने नहीं पूछा मीडिया के बारे में, मीडिया की प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में, और आपने उसको एंटी डिप्रेसेंट्स दे दिए, तो हो सकता है कि वो 1-2 हफ्ते के बाद सीवियर मीडिया में प्रेजेंट करे। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। सवाल आया है फहद की तरफ से, व्हाट विल बी द मेडिकल ट्रीटमेंट? मेडिकल ट्रीटमेंट वही है जो मैंने आपको बताया कि एसएसआरआईज मेन स्टे हैं। कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए हमें बेंजोडाइजेपीन्स लेनी पड़ती हैं स्लीप के लिए या एजिटेशन के लिए। तो बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट ये है, रेयर केसेस में ईसीटी की जरूरत पड़ सकती है। जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अच्छा ये बताओ कि आपको, हाँ,
maladaptive stimulus? ये अच्छा क्वेश्चन है नेजा अकबर का। सवाल ये है कि अगेन वो बात कि ये सोचा जाता है कि डिप्रेशन के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं इंसान, तो थॉट्स को हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। लेकिन जब डिप्रेशन खत्म होता है तो वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस खत्म हो जाते हैं आमतौर पर। तो एतराज़ लोगों ने आर्गून बैक पे ये किया कि आप कह रहे हैं कि नेगेटिव सोचने की वजह से डिप्रेशन आता है। अगर ऐसा होता तो फिर नेगेटिव सोचें परसिस्ट करती डिप्रेशन के बाद भी, जबकि ऐसा नहीं होता। सोचें खुद पॉजिटिव हो जाती। उस पर आर्गून बैक ने मजीद स्टडी किया और उसने ये स्कीमास का कंसेप्ट किया। स्कीमास क्या है? ये बिलीव्स, यानी ऐसे बिलीव्स जो इंसान पाल लेता है अपने दिमाग में, लेकिन वो किसी न किसी लेवल पर होते इरेशनल। मसलन आपका ये बिलीव है कि अगर फॉर एग्जांपल एक एक मदर है, उनका ये बिलीव है कि अगर मेरे तीनों बच्चे फर्स्ट ना आए तो इसका मतलब है कि मैं एक नाकाम माँ हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि वो मदर अपना सारा एफर्ट ही लगा दे तो बच्चों की फर्स्ट पोजीशन आ जाए? क्योंकि उसके अंदर अगर आप देखें तो उस मदर का सिर्फ रोल तो नहीं है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, बच्चों की अपनी मेहनत है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसी तरह से एक अगर ससुराल वाली मिसाल की, अगर एक फीमेल ये सोचना शुरू एक खातून ये सोचना शुरू कर दी, जब तक ससुराल में सारे मेरे से खुश नहीं होंगे मैं एक नाकाम बहू, तो क्या ये पॉसिबल है कि सारे आपसे खुश हों? दूसरी बात, ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि अगर आपसे लोग नाखुश हैं तो आपकी ही गलती है। और क्या ये पॉसिबल है कि इंसान कभी गलती करे ही ना? ये सब जो चीज़ें हैं ये इसलिए इरेशनल बिलीव्स। सिग्निफिकेंस इनकी क्या है कि अगर आपने ऐसे स्कीमास पाले हुए हैं तो जब तक डिप्रेशन नहीं है तब तक तो आप ठीक रहते हैं, लेकिन जब डिप्रेशन आ जाता है तो एकदम से वो बिलीव्स जो हैं वो दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं, और जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो शदीद नेगेटिव थॉट्स, जिनको हम डिस्टॉर्शंस कहते हैं, वो पैदा करना शुरू करते हैं। यानी कि आर्गून बैक ने ये डिटरमिन किया कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं नॉर्मल जिंदगी में बगैर डिप्रेशन के भी उनके अंदर ऐसे स्कीमास का मतलब है पैटर्न्स या बिलीव्स जो कि हम बना लेते हैं अपने, वो मौजूद होते हैं, जो कि जब कोई स्ट्रेस आएगा तो वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पैदा करना शुरू कर देंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे वो बिलीव्स। तो ये जो है ना वो स्कीमा से कंसेप्ट है। इसके बारे में और भी आपने कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछें। अच्छा, एक 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 चीज़ मुझे भूल जाएगी, डॉक्टर शाहिद जो प्रोफेसर साहब हैं हमारे, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था ये जो कोरोना वायरस के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और उनका कैसे हल निकाला जाना चाहिए इसके बारे में। उसके अंदर उन्होंने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी। वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस डिप्रेशन की तो नहीं है, ज़्यादातर वो एंजाइटी रिलेटेड है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एंजाइटी का कंपोनेंट आता है। लेकिन मैं आपको वो शेयर करूँगा उनका आर्टिकल आपके ग्रुप में, वो बहुत हाई हीट आर्टिकल है, आप ज़रूर पढ़ना उसको, और मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ है, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा उसको पढ़ने से। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन? हाउ कैन वी ओवरकम डिप्रेशन? देखिए, डिप्रेशन एक बात तो ये कि अगर डिप्रेशन माइल्ड है, माइल्ड डिप्रेशन सिंपल मेजर्स जैसे एक्सरसाइज, आप वो एक्टिविटीज़ जो अब आपको उतनी प्लेजरेबल नहीं लग रही थी पहले लगा करती थी, लेकिन उसके बावजूद आप उनको करते रहें, और अपनी डेली रूटीन में जो नेगेटिव बिहेवियर्स सोचें पैदा कर रहे हैं उनके बावजूद आप अपने बिहेवियर्स को पॉजिटिव साइड पर रखें।
तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि माइल्ड डिप्रेशन को इजीली कवर कर सकते हैं। अगर डिप्रेशन मॉडरेट टू सीवियर है, उसके अंदर ट्रीटमेंट ज़रूरी है, और वो ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल भी है, उसमें लाइक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और मेडिकल ट्रीटमेंट भी है। मेडिकल ट्रीटमेंट इसका बहुत इफेक्टिव है, मोर देन लाइक 80 to 90% लोग जो हैं वो फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो बेसिकली ये है कि मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन के अंदर ट्रीटमेंट जरूरी है। और कोई क्वेश्चन आपके जेहन में आ रहा हो? अच्छा, इसके अलावा अच्छा मेरे जो रेस्पॉन्सेज हैं रिसर्च के, उसमें सिर्फ अब 8-9 कम रह गए हैं। टोटल 1500 मैंने करने थे, 1492 हो गए। तो आप लोगों में से जिन्होंने नहीं किए, जिन्होंने किए हैं वो दोबारा फिल ना करें, जिन्होंने नहीं किए फिल, और अगर आप क्लास में कुछ हैं वो काइंडली उसको दोबारा फिल, वो दोबारा नहीं उसको फिल कर दें ताकि तो ये सारा है। और कोई और क्वेश्चन आपने पूछना हो, आखिरी 2-3 मिनट है हमारे पास, चाहे वो टॉपिक के बारे में हो या टॉपिक के अलावा। चलो फिर बच्चों, आप सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।